एवरीवन, वेलकम बैक टू अडा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 10th का सिलेबस फॉर द न्यू सेशन। और आज हम शुरू करने वाले हैं द लाइफ प्रोसेस। आपको मेरे बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो मिल जाएंगे, बट आज आप देख रहे हैं अपडेटेड वर्जन ऑफ शिप्रा मैम फॉर द लाइफ प्रोसेस बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ के बारे में आज आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। इंट्रोडक्टरी पार्ट लाइफ प्रोसेसेस का क्या है, क्यों है, कैसे है मैम, ये आपको मैं यहाँ बताने वाली हूँ। पहले ही आपको बता दिया कि बहुत बड़े बड़े वीडियो के पढ़ने के चक्कर में मत चले जाना, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होता और फिर मतलब बहुत टाइम लग जाता है यार। जब बड़े वीडियो बनाना होगा मैम आपको बताएगी बड़े वीडियो बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए, देखिए बेटा, आ जाओ। लाइफ प्रोसेसेस, दुनियादारी को चलाने के लिए, दुनियादारी मतलब आपका शरीर चलाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन्हें हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। डांस करना, ठीक है, गाना गाना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, बच्चे पैदा करना, सांस लेना, मैं मतलब बच्चे पैदा करना, क्या ये लाइफ प्रोसेस है बेटा? बिना डांस किए भी जीवन चल जाएगा, बच्चे नहीं पैदा करोगे तो भी जीवन चल जाएगा। पर जिन चीज़ों के बिना आपका जीवन नहीं चल सकता उन्हें हम आपकी लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे सांस नहीं लेंगे तो जीवन चल पाएगा क्या? खाना नहीं खाएंगे तो जीवन चल पाएगा क्या? सूसू नहीं जाएंगे, पॉटी नहीं जाएगा तो जीवन चल पाएगा क्या? ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो जीवन चल पाएगा क्या? तो ऐसी प्रोसेसेस जिनके बिना आपका जीवन चल ही नहीं सकता, आप मर जाएंगे, इन प्रोसेसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो मैम बच्चा पैदा करना लाइफ प्रोसेस नहीं है क्या? नहीं। क्लास 10th में आपको लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन के बारे में जो है पहले जो सेगमेंट है उसमें नहीं दिया है, बाद में दिया है लाइफ प्रोसेस के रिप्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि बच्चा नहीं भी पैदा हुआ बेटा तो मरोगे थोड़ी यार। तो जिन चीज़ों के बिना आपका जीवन बिल्कुल चल ही नहीं सकता उन सारे को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और उन्हीं प्रोसेसेस की वजह से आप लिविंग हैं, आप जीवित हैं, आपकी एक आइडेंटिटी है। समझ में आई बात? तो ये बात सबसे पहले हमको ये समझनी है, लाइफ प्रोसेस तो किन में चलती है भाई? एक पेन में लाइफ प्रोसेस चल सकती है क्या? टेबल में, बोर्ड में लाइफ प्रोसेस चल सकती है क्या? ऐसी इमेज में लाइफ प्रोसेस चल सकती है क्या? नहीं। लाइफ प्रोसेसेस तो किस में चलती हैं? लिविंग में चलती है। क्लियर है? तो लिविंग जो भी कैरेक्टर होता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपके सिलेबस में है, और इवन ये आपके एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि आपको ये बताना है कि किसको आप लिविंग कंसिडर करते हैं। तो किसको आप ये सोचते हैं कि लिविंग है, ये जीवित है, ये तो आप इनको लिविंग कंसिडर करते हैं। बेटा देखो ध्यान से, आप किनको कंसिडर करते हैं लिविंग? आप इनको कंसिडर करते हैं जिनके पास लाइफ में प्रोसेस होती है, जैसे कि ग्रोथ, जिनके में ग्रोथ चलती रहती है। जैसे कि इंसान आया है तो उसकी ग्रोथ चलती रहेगी। पर मैम ग्रोथ की अगर बात ध्यान से सुनोगे तो एक एक चीज़ समझ में आएगी, नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगी। देखो अब तुमको एक चीज़ पढ़ाती हूँ मैम, ग्रोथ बता दो थोड़ा सा, क्या होती है ग्रोथ? ध्यान से देखना ना। देखो ग्रोथ जो होती है, पहले हम बात करते हैं किसकी ग्रोथ की? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की। किसकी बात करते हैं बच्चों? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ की। फिर हम बात करते हैं किसकी? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ की। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ की। समझ में आई बात? तो पहले हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ की, फिर हम बात करते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ की। ठीक है? अब मल्टी सेल्युलर में ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या होता है बच्चों? ध्यान समझना। हमारे में क्या होता है? हमारे में रिप्रोडक्शन एक अलग चीज़ है और ग्रोथ एक अलग चीज़ है। हमारे में टेस्टिस ओवरी बना, उसमें स्पर्म ओवा बने, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ, तब बच्चा पैदा हुआ। ठीक है? तो हमारे में ग्रोथ का मतलब होता है, हमारे में मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब क्या होता है बच्चों? सिर्फ सेल डिवीजन। बेटा हमारा सेल डिवाइड होता जाएगा, सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा बच्चों? सेल डिवीजन होगा तो सेल का नंबर बढ़ेगा। सेल का नंबर बढ़ेगा तो बॉडी में क्या बढ़ेगी? आपकी साइज इंक्रीज होगी, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी हेल्थ बढ़ेगी। पर आपको ये कहीं नहीं पता, ये लिखा होगा कि अगर आपके बॉडी में हाथ की सेल बढ़ रही है तो आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे। नहीं, बच्चे पैदा करने के लिए फर्टिलाइजेशन चाहिए। तो हमारे में ग्रोथ जो है रिप्रोडक्शन से अलग है। हमारे में ग्रोथ का मतलब है लंबाई बढ़ाना, साइज बढ़ाना। रिप्रोडक्शन का मतलब है बच्चे पैदा करना। पर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बात करो तो
ग्रोथ का मतलब यहाँ पर होता है सेल का साइज बढ़ाना, समझे, सेल का साइज बढ़ाना। सेल साइज बढ़ा ली मतलब ग्रोथ हो गई है। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि सेल डिवीजन ग्रोथ है क्या, तो बेटा सेल डिवीजन तो इनका रिप्रोडक्शन होता है। समझ में आ गई बात, रिप्रोडक्शन होता है। फिर से समझेंगे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में ग्रोथ एक अलग अलग प्रकार की होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का मतलब है सेल डिवीजन हो रहा है आपका। सिंपली सेल डिवाइड करते रहो, नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे, आपकी ग्रोथ होती जाएगी, बढ़ते जाओगे आप। पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन जो है ये क्या होता है, जैसे मान लो ये एक अमीबा है, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान समझना ना, ला ला ला, जैसे मान लो कि ध्यान से समझना, जैसे मान लो यूनिसेलुलर की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कितना बुरा लिख रही हूँ मैं, ठीक है, अच्छा लिखती हूँ, ठीक है। चलो मान लो मैं बात कर रही हूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की, समझ में आई बात, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, क्लियर। फिर मल्टी सेलुलर भी बात करूंगी, डोंट वरी, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की बात कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने क्यूट सा नन्हा सा अमीबा बनाया, ठीक है। अब मैंने बोला शिप्रा मैम इसमें आप ग्रोथ कैसे बताओगी, बेटा जब इसकी सेल डिवाइड होने वाली रहती है तो इसका सेल का साइज बढ़ जाता है, सेल साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज, और यही इसकी क्या है बेटा, ग्रोथ, यही तो इसकी क्या है, ग्रोथ, ठीक है। कुछ समय के बाद ये सेल डिवाइड हो गई, ठीक है, और इसने क्या बना दिया, 2 डॉटर अमीबा बना दिया। तो भैया 2 डॉटर अमीबा बना दिए मतलब बच्चे बना लिए, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेल डिवीजन का मतलब है बच्चों, यहाँ पर सेल डिवीजन का मतलब है रिप्रोडक्शन। समझ में आ गई बात, यहाँ पर सेल डिवीजन का मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन। समझ में आई बात। यहाँ पर सेल साइज में इंक्रीज होना मतलब क्या है, यहाँ पर साइज इंक्रीज होता है मतलब ये है ग्रोथ। समझ में आई बात। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी भैया, एक एक चीज कंसेप्ट मैम के, देखो यार मैं ना हवा में नहीं पढ़ा सकती, मैं नीट वाले में डॉक्टर बनाती हूँ, ठीक है, तो मेरे कंसेप्ट ना छोटे बच्चों के लिए भी बहुत क्रिस्प और क्लियर एंड टाइट होने चाहिए। देखो फिर उसके बाद क्या है, अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, ठीक है, मल्टी सेलुलर की बात करूँ तो मल्टी सेलुलर में नंबर ऑफ सेल्स, सेल डिवीजन ही ग्रोथ है। ये बात आई होप क्लियर हो गई होगी आपकी। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ का मतलब है या तो आपका साइज बढ़ रहा होगा या तो आप में सेल का नंबर बढ़ रहा होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का साइज बढ़ना ग्रोथ होता है, पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का नंबर बढ़ना ग्रोथ होता है। समझ में आई बात। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का नंबर बढ़ना मतलब रिप्रोडक्शन है, हमारे में सेल का नंबर बढ़ना मतलब ग्रोथ है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू मेरे बच्चों, मेरे लल्ला, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, गुले गुलजारों। समझ में आ गई बात, डन 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 डन, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसके में ग्रोथ होना चाहिए। अगर आप जीवित हैं तो आपके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना पचना चाहिए, अगर आप सांस ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलनी चाहिए, ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए। अगर आप जीवित हैं, ठीक है, तो आप जैसे प्लांट है, प्लांट भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग ही है, तो प्लांट में मेटाबॉलिज्म क्या है, उसमें फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, आपके अंदर रेस्पिरेशन होना चाहिए। तो आपके अंदर कंटिन्यूअसली बॉडी के अंदर इनसाइड बॉडी इनसाइड क्या चलते जाना चाहिए, सेल्यूलर एक्टिविटीज। समझ में आई बात। आपकी बॉडी के अंदर सेल्यूलर एक्टिविटीज चलती रहनी चाहिए। कैसी सेल्यूलर एक्टिविटी, या तो कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा हो, या तो कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा हो, या तो कोई चीज का ब्रेकडाउन हो रहा हो, कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए सेल के अंदर। क्लियर है, समझ में आ गई बात, क्लियर है इतनी बात, आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आपके अंदर किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके लिए साइंस में एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। लल्ला क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म, ठीक है। और अगर किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो इसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, खाटा खाटा खाटा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये आपके एनसीईआरटी में है कि किसी को आप लिविंग कब मानते हैं, जब उसके अंदर ग्रोथ हो रही हो, जब उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा हो। मेटाबॉलिज्म का मतलब बॉडी के इनसाइड सेल्यूलर एक्टिविटीज चलनी चाहिए, सेल के अंदर क्रियाकलाप चलते रहना चाहिए। क्या क्रियाकलाप चलेगा, या तो आप सेल के अंदर कोई चीज बना रहे हो या तो सेल के अंदर कोई चीज तोड़ रहे हो। समझ में आ गई बात। तो इन दोनों को, जब आप कोई चीज बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा, मैम उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। मैम जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा,
इसे हम कहते हैं, जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म, कट, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो बेटा इसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक। और एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म को हम एक साथ कहते हैं बेटा मेटाबॉलिज्म। इतना बढ़िया शिप्रा मैम, देखो क्लियर है इतनी बात? बोलिए। तो आपके सेल के अंदर सेल्यूलर एक्टिविटीज चलती रहनी चाहिए। अगर कुछ बन रहा है, टूट रहा है, तभी आप जीवित हो। जैसे एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप क्या बनाते हैं, पौधे अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में। कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। देखो एक स्लाइड और पूरा आपका एक टॉपिक क्लियर, 1 स्लाइड एंड टॉपिक इज क्लियर। तो आपके शरीर के अंदर जो भी सेल के अंदर चल रहा है वो है मेटाबॉलिज्म। कुछ चीज टूट सकता है, कुछ चीज बन सकता है। बन रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं एनाबॉलिज्म, टूट रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो एना प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप कोई चीज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पौधे अपना भोजन बना रहे बेटा। और कैटाबॉलिज्म का मतलब खट 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 कुछ चीज तोड़ते हैं। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म। मैम क्या तोड़ते हो आप जो खाना फोटोसिंथेसिस में बनाते हो उसको तोड़ने का प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। तो C6H12O6 फोटोसिंथेसिस में बनाया और रेस्पिरेशन में तोड़ा। तो इन दोनों को मिलाकर आप क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपके अंदर रिप्रोडक्शन होना चाहिए तो आप जीवित हैं, ठीक है। हालांकि लाइफ प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और इन सब प्रॉपर्टीज के आधार पे आप डिफरेंस कर पाते हैं कि कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग है। घोड़ा दौड़ रहा है पे, आपकी टेबल तो नहीं दौड़ रही है। जो है रिप्रोडक्शन हो रहा है कैट में, इनमें नहीं हो रहा है। वो पत्थर में तो नहीं हो रहा रिप्रोडक्शन, ये मूव कर रहा है, ये तो नहीं मूव कर रहा है। ये बात क्लियर हुई है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। क्राइटेरिया कि कोई जीवित है, सबसे पहले उसके अंदर क्या होना चाहिए बच्चों, न्यूट्रिशन। भैया वो खाना जो खा रहा है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए भैया। जैसे मान लो किसी के अंदर कोई कोमा में है, अब भैया वो मरने वाला है, खाना ठूस दोगे, मर गया है मान लीजिए, खाना ठूसते जाइए, पर वो खाने से न्यूट्रिएंट नहीं निकाल पाएगा। जो भोजन आप खा रहे हैं वो क्यों खाते हैं, फॉर द न्यूट्रिएंट। तो भोजन से न्यूट्रिएंट आप तब निकाल पाएंगे, ठीक है। आपके अंदर भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। तो इससे न्यूट्रिएंट आप कब निकाल पाओगे, जब आपके अंदर एफिशिएंसी होगी, है ना। जब आप जीवित होगे, भैया आप मर गए हो तो कैसे निकालोगे। तो आपके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आप अपने खाने से न्यूट्रिएंट को निकाल पाए, ठीक है। जैसे कि मैंने आज इतनी बड़ी रोटी खाई, ठीक है। अब इस रोटी से आपके शरीर के अंदर क्या निकलना चाहिए, C6H12O6। किस प्रोसेस से निकलता है बेटा, ये निकलता है डाइजेशन से। डाइजेशन से हमारे पास C6H12O6 आ गया। फिर नेक्स्ट प्रोसेस, आप जीवित हैं तो कैसे जानेंगे, रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन से कैसे जानोगे, इस C6H12 को तोड़ो, ठीक है। तोड़ोगे, जब तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, CO2 और H2O। ये प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो भोजन से न्यूट्रिएंट निकालना इट इज डाइजेशन, और न्यूट्रिएंट को तोड़ना इज रेस्पिरेशन। क्लियर है? जिसमें ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, और रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या है, C6H12O6। किससे होता है, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। मतलब बिना ऑक्सीजन के आप नहीं तोड़ पाओगे, बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आप किसी को जीवित कब मानते हो शिप्रा मैम, हम किसी को जीवित तब मानते हैं जब उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि रोटी से या किसी भी खाने से न्यूट्रिएंट को निकाल पाए, ठीक। मतलब उसके अंदर न्यूट्रिशन लेने की प्रॉपर्टी हो, ठीक है। फिर हम किसी को जीवित कब मानते हैं, जब इस कार्बोहाइड्रेट से वो अपना उसको कार्बोहाइड्रेट तोड़ पाए, इसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। पर बिना ऑक्सीजन के आप नहीं तोड़ पाते, इसे आप कहते हैं लल्ला मेरे बच्चों ऑक्सीडेशन। ठीक, बहुत बुरा लिखा है पर ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से किसी को तोड़ना, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास इस प्रोसेस से बनती है एनर्जी, ठीक है। ई प्रोसेस से बनता है एनर्जी, समझ में आई बात। इस प्रोसेस से क्या बनता है, एनर्जी बनता है, ठीक है। तो इस एनर्जी को पूरे बॉडी में देना है, ठीक है। साथ ही साथ अब रोटी तुम्हारे पेट में है, इस रोटी का ग्लूकोज, ये ग्लूकोज होता है ना, ये सबको पता है। इस रोटी का ग्लूकोज भैया यहाँ पर भी ग्लूकोज तोड़ना है, यहाँ पर भी ग्लूकोज तोड़ना है, नाक में भी ग्लूकोज तोड़ना है, मुंह में भी ग्लूकोज तोड़ना है। तो ग्लूकोज तो आपको हर जगह तोड़ना है। तो जब ग्लूकोज हर जगह तोड़ना है तो ग्लूकोज पहुँचना भी तो चाहिए हर जगह। तो ग्लूकोज कैसे पहुंचेगा, तो ग्लूकोज पहुंचता है ब्लड के माध्यम से। तो आपका ब्लड मूव करेगा तभी तो पहुंचेगा। तो आपके बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली ब्लड यहाँ से वहाँ तक दिन दिन तारा करता रहना चाहिए, तभी आपके न्यूट्रिएंट इते से उते, उते से इते आएंगे। समझी गई ली?
समझ में आई बात? ठीक है, तो आपके अंदर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, समझ में आ गई बात, तभी आप लिविंग हैं। जैसे कि पौधा जो है जब वो जीवित रहता है तो जड़ों से पौधा पानी को ऊपर की ओर ले जाता है जाइलम फ्लोएम से, तो ये जीवित है। खाने को पत्तियों से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में ले जाता है तो वो जीवित है। समझ में आ गई बात? उसके बाद बेटा जो चीज़ बच गई है, जैसे रोटी का कार्बोहाइड्रेट आपने सबको दे दिया, पर रोटी का जो वेस्ट बचा, ठीक है, जो सॉलिड चीज़ें बची उसको पट्टी से, ठीक है, जो आपके अंदर यूरिया होता है उसको सूसू से बाहर निकालने की आपके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। हर प्लांट भी एक्सक्रीट करता है, जैसे प्लांट के अंदर से पानी निकलता है, जैसे गम जो गोंद होता है निकल, गोंद के लड्डू बहुत खाते हैं दबाते हैं ना ठंडियों में, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है गोंद, ठीक है, पर प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी हमारे लिए अच्छा है। समझ में आ गई बात? तो अगर आपके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी चल रही है तो आप जीवित हैं, जिंदा हो यार। साथ ही साथ अगर आप जीवित हैं तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि आपसे कोई बोले ओ तेरी तो ऐसी की तैसी, तो तुम ऐसे ना खड़े रहो, ठीक, आपको बोलना चाहिए तेरी ऐसी की तैसी, तेरा भरता बना देंगे हम, ठीक है। तो आपने एक्शन के प्रति रिएक्शन दिया, रिस्पॉन्सिवनेस शो करते हैं। तो जब आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली तो आपने उसके अकॉर्डिंगली बिहेव किया। आपके अंदर अडेप्टेशन का पावर होना चाहिए। ठंडी लग रही स्वेटर पहन लो, आपके अंदर कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, तभी आपको जीवित माना जाएगा। समझ में आई बात? साथ में आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी करिए अपने आप को, नहीं तो आप जीवित नहीं है। मरा हुआ आदमी में ठंडा ओला गोला पानी ज्वालामुखी गिरा भी दोगे तो उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, पर हमें तो पड़ता है, तो हम ठंडी में स्वेटर पहन लेते हैं, ठीक। नाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये मैंने आपको बताया ही, ठीक है। अगर आप जीवित हैं तो आपके अंदर ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। या तो आपका नंबर ऑफ इंक्रीज ऑफ साइज हो जाए, जैसे कि मैं एक और ग्रोथ का एग्जांपल प्लांट और एनिमल का भी बताती हूँ। अगर मैं बात करूँ कि प्लांट में कैसी ग्रोथ होती है, ध्यान से सुना, प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है बच्चों? प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यूअस होती रहती है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है समझे? कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि नए पत्तियां आते हैं, नए फूल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ह्यूमंस में अगर मैं बात करूँ, ह्यूमंस की स्पेशली, एनिमल्स में ह्यूमंस की बात करती हूँ, तो ह्यूमंस की ग्रोथ जो है कंटिन्यूअस नहीं होती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है एक समय के बाद, ठीक है। समझ में आई बात? तो मैम ह्यूमंस में सेल डिवीजन तो चलता ही रहता है ना, ये बात याद रखना कि सेल डिवीजन जो ह्यूमन में चल रहा है वो रिपेयर करने के लिए चलता है, समझे। एक बार आपकी जो हाइट बन गई है ना, एक समय के बाद वो हाइट रुक जाती है। जितनी ग्रोथ आपकी बॉडी को करना था वो कर चुका है। आप जो मान लो यहाँ एक झापड़ मार दिया, कट गया, खून निकलने लगा, तो यहाँ पर अब जो सेल डिवीजन हो रहा है वो सेल को, ये स्किन को रिपेयर करने के लिए होता है। तो सेल डिवीजन इक्वल्स टू ग्रोथ इन एनिमल्स, पर एक सर्टेन टाइम के बाद सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर, इट इज नॉट फॉर ग्रोथ। प्लांट में हमेशा सेल डिवीजन होता रहता है, एवरी टाइम, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन इक्वल्स टू ग्रोथ, पर ये स्टेटमेंट परफेक्टली किसके लिए राइट है? ये राइट है प्लांट के लिए। प्लांट में हमेशा सेल डिवीजन होता रहेगा, नए पत्तियां नए फूल आते रहेंगे। अपने में सेल डिवीजन एक टाइम के बाद जो है ग्रोथ वाला बंद हो जाएगा, जो सेल डिवीजन हो रहा है वो रिपेयरिंग के लिए हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया? चलो आई थिंक इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस होती क्या है? सारा ऑर्गेनिज्म अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन फंक्शन करता रहता है, ठीक है। ये प्रोसेसेस क्यों जरूरी हैं? ये प्रोसेसेस आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, डेली एक्टिविटीज को ढंग से चलाने, उसको अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कुछ प्रोसेस जो होती हैं, ठीक है, सम ऑफ दीज प्रोसेस कंटिन्यू टू अकर इवन व्हेन द ऑर्गेनिज्म आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं ऐसे खड़ी हूँ, ठीक है, इवन आई एम डूइंग, सांस ले रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इवन मेरा यूरिन बन रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ पर मेरा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो आप कुछ नहीं भी करने पर आपकी बॉडी में चलती रहती हैं, ठीक है। और सारी प्रोसेसेस को जो आपके नेसेसरी लाइफ को चलाने के लिए होती है, इट इज सो गुड, ठीक है। लुक एट दिस बेबी पांडा, ठीक है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज लाइफ को चलाने के लिए जरूरी होती हैं मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, गुले गुलजारों, वो होती है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। इजी है, इजी है, ठीक है, डन है, इतना इजी, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले देखो ध्यान से, कौन सी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस जो हमको इस चैप्टर में डील करना है। सबसे पहले बताते हैं प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है? ये होता है फोटोसिंथेसिस। एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? डाइजेशन। भैया प्लांट में भोजन बनाने भोजन से रिलेटेड एनीथिंग, प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता, प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस, एनिमल न्यूट्रिशन में डाइजेशन, खाना खाया पचाया, ये होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन जो होता है, इसमें क्या होता है? आदमी जो ऑर्गेनिज्म होता है, अभी हम न्यूट्रिशन को अलग अलग सेगमेंट्स में पढ़ेंगे।
लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो टॉपिक है न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन होता क्या है? जब आप बाहर से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ठीक है, जब आप बाहर से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में लेते हैं? फूड के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, ओके। फूड में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होता है, विटामिन होता है, ये सब होता है। और उसको लेकर जब आप उसके न्यूट्रिएंट निकालते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, देखो अगर मैं बोलूं कि न्यूट्रिशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिखें शिप्रा मैम, तो ठीक है, देखो चलो न्यूट्रिशन की एग्जैक्ट स्पेलिंग में क्या लिखूं शिप्रा मैम, तो आप क्या बोलोगे? सीधी बात, फूड से ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट, सीधी बात, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, तो भाई इस खाने से न्यूट्रिएंट निकालने की प्रोसीजर को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। खाना से आपने न्यूट्रिएंट निकाल लिया मैडम, निकाल लिया, C6H12O6 निकाल लिया, बोल दो। फिर उसके बाद इस C6H12O6 को सेल के अंदर ले जाइए। ले गए मैम, आपने कहा तो ले गए। C6H12O6 को ऑक्सीजन की मदद से तोड़िए। जब आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ये CO2 H2O और ATP। ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। तो हर ऑर्गेनिज्म को जीवन जीने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जिस प्रोसेस से निकलती है मेरे बच्चों, आंखों के तारों, चांद सितारों, वो होता है रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो खाने से न्यूट्रिएंट निकालना न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट को तोड़कर एनर्जी निकालना रेस्पिरेशन। अगर ये नहीं हो रहा है तो जीवित नहीं हो। समझ में आ गई बात? अब अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन अगर मैं बात करूं तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भैया अपने पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है? अपने पास ब्लड है, ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट है। भाई आपने जो है मुंह से खाया रोटी में था कार्बोहाइड्रेट, पर इस हाथ को जो है कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, तो मुंह से हाथ में कैसे आएगा? थ्रू द ब्लड। अब ब्लड इतने फोर्स से भैया आप पैर के अंगूठे में कैसे जाएगा? तो फोर्स से चाहिए। तो उस ब्लड को पंप करने के लिए वी हैव व्हाट? हार्ट। दिल मेरा धड़कता है धन धन तारा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिंगल सेलुलर में होता है, मल्टी सेलुलर में भी होता है। अगर सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ तो उनके पास बेचारों के पास हार्ट, बेचारा एक ही तो सेल है, वो हार्ट भी बना ले तो उनके पास कुछ नहीं होता है। उनके पास सिर्फ सर्कुलेशन के लिए क्या होता है? कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। सिर्फ वो अपने साइटोप्लाज्म में सारा एक ही सेल है, कितना देर लगेगा जाने में, तो वो अपने जो है एक ही सेल से साइटोप्लाज्म से उस न्यूट्रिशन को घुमाते हैं, एक ही सेल से एक्सक्रीट करते हैं, एक ही सेल से भोजन लेते हैं। तो ना तो इनके पास खाने के लिए कोई मुंह है, ना तो इनके पास रेस्पिरेशन के लिए कोई लंग्स है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई हार्ट या कोई फ्लूइड है। इनके एक ही सेल में साइटोप्लाज्म घूमता रहेगा, न्यूट्रिएंट्स भी घूमते रहेंगे। ये अपने स्यूडोपोडिया होते हैं अमीबा, उससे खाना पकड़ के अंदर ले लेता है, एक्सक्रीशन अपने सेल मेम्ब्रेन से बाहर कर देता है। तो बेचारों के पास कोई स्पेसिफिक सेलुलर ऑर्गन्स ही नहीं है। नाउ विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? देखो एनसीईआरटी में ना एक ये डिस्क्रिप्शन भी आपने देना है बेटा, है ना। देखो क्या है ये डिस्क्रिप्शन, देखिए नॉर्मली अगर मैं सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, किसकी बात करूं? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो बेटा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं पर लोग। व्हाट इज, देखो जैसे मान लो कि ये है एक अमीबा, ये है एक दूसरा अमीबा, ठीक है। तो ये इनकी बॉडी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि भैया ये अपना ऑक्सीजन ले लिए और ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए। कौन सी प्रोसेस से? डिफ्यूजन प्रोसेस से। किससे बेटा? डिफ्यूजन प्रोसेस से। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ये एफिशिएंट मेथड होता है। कैसा होता है एफिशिएंट? ये आपके एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन भी है। ये कैसा एक एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि सिंगल सेल तो है, आसानी से बेटा क्या आएगा? ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। पर अगर बेटा आप बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की और आप बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग में डिफ्यूजन से पूरा नहीं पड़ता। अब मान लो कि शिप्रा मैम की इस हाथ की उंगली को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब बेटा हमारा जो आपका जो ब्लड होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आता है? आपके लंग्स से आता है। अब हार्ट पंप करता है और एफिशिएंटली पूरे बॉडी में यूनिफॉर्म टाइम पे ब्लड पहुंच जाता है और ऑक्सीजन डिलीवर कर देता है। पर सोचो कि अगर आपके पास हार्ट नहीं होता, आपका लंग्स आपके ब्लड को ऑक्सीजन दे भी देता, तो हो सकता है कि आपके पैरों की टिप या उंगलियों की टिप में 2, 4, 5 हज़ार सालों बाद ऑक्सीजन पहुंचता।
तो ऐसी कंडीशन में डिफ्यूज होता है, मतलब एक सेल से जाता है, फिर दूसरे सेल में जाता है, फिर तीसरे सेल में जाता है, तो सेल टू सेल होते 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 तो बड़ा समय लग जाता है। इसलिए हमारी बॉडी में क्या होता है, एक एफिशिएंट सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये क्या होता है कि तुरंत ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है लंग्स से हार्ट में आ जाता है, हार्ट उसको पंप करके सब जगह स्पीड से फेंक देता है और सारे जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको यूनिफॉर्म टाइप पे आपका जो ऑक्सीजन है वो डिलीवर हो जाता है। तो डिफ्यूजन कैन नॉट मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन द हायर एनिमल्स, क्योंकि डिफ्यूजन एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात? डिफ्यूजन होता क्या है ये समझेंगे आप। जब भी आप ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये आपका अमीबा है, अमीबा के लिए एनवायरनमेंट उसके चारों तरफ का, और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बढ़ती है, बॉडी में कम होती है तो ऑक्सीजन अंदर आता है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। सिंपल। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर चीज़ों का मूव होना डिफ्यूजन कहलाता है। गैसेस में सबसे अधिक डिफ्यूजन होता है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, सॉलिड में सबसे कम होता है, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ अब प्लांट में क्या होता है भैया, ह्यूमन में तो पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। भैया ई में क्या है प्लांट में? तो बेटा जी प्लांट में होता है जाइलम एंड द फ्लोएम। समझ में आई बात? इनमें भी टिश्यूज होते हैं। क्या क्या होता है बोलो मेरे साथ? जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के माध्यम से आपके प्लांट में पानी और फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर और मिनरल का कौन करता है ये हमको पता होना चाहिए। वाटर और मिनरल का करता है जाइलम और फूड का करता है फ्लोएम। इज दिस क्लियर? तो भैया प्लांट में भी, हायर प्लांट्स में भी बढ़िया तरीके का सिस्टम होता है ताकि एफिशिएंटली रूट से लीफ तक पानी को पहुंचाया जा सके और लीफ से रूट तक खाने को पहुंचाया जा सके। डिफ्यूजन, मान लो रूट पानी खींच लेती, फिर दूसरे सेल को पानी देती, फिर तीसरे सेल को पानी देती, तब तक तो पत्तियां सूख जानी थी, तो उनके पास जाइलम पाया जाता है। यही चीज ये बोल रहा है कि नॉर्मली जो गैसेस हैं वो सेल्स में डिफ्यूजन के माध्यम से आ जाती है, पर अगर आप मल्टी सेलुलर प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक ऑर्गन्स डेवलप होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड एंड द न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट, और इस पार्ट को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा जी, लल्ला जी मेरे आंखों के तारों, ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आई बात? नाउ लास्ट प्रोसीजर ये होता है लाइफ प्रोसेस का एक्सक्रीशन। समझ में आ गई बात? देखो हम खाना क्यों खाते हैं, आज हमने 3 रोटी क्यों खाई बच्चों? मैम हमने रोटी इसलिए खाई ताकि रोटी के न्यूट्रिएंट हमको मिल सके। ठीक है, हमने रोटी खा के न्यूट्रिएंट ब्लड में ले आए, पर रोटी का जो बचा कचड़ा, ठीक है, आटे से आपने न्यूट्रिएंट खींच लिए, पर आटे का जो गार्बेज बचा उसको क्या करोगे? पेट में रखे रहोगे। ऐसे अगर पेट में उसका गार्बेज रखे रहते तो एक समय ऐसा आता कि पेट फट जाता, पर ऐसा नहीं होता। जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है हमारी बॉडी का वो हम सूसू और पॉटी से बाहर करते हैं। तो हमारी बॉडी में वी हैव द लार्ज इंटेस्टाइन जो कि आपकी पॉटी या स्टूल रिमूव करती है, और आपके पास पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जो आपकी बॉडी में यूरिन को रिमूव करता है। यूरिन क्या होता है भैया? आप समझो कि आप पूरे दिन में, आपको पता 180 लीटर यूरिन बनाते हो, पर निकालते कितना हो? सिर्फ 1 से 1.5 लीटर यूरिन निकालते हो। ये जो 1 लीटर यूरिन है इसमें यूरिया है, बहुत सारे वेस्ट हैं जो आपके शरीर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो डाइजेशन प्रोसेस के दौरान, आपके शरीर में चलने वाली प्रक्रियाओं के दौरान आप कुछ ऐसे वेस्ट बना लेते हो बेटा जो आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं होते। जैसे बाइल में जो लीवर एक जूस बनाता है जिसको हम बाइल कहते हैं, बाइल में होता है बाइल सॉल्ट। सॉल्ट तो मान लो अच्छा है पर उसमें कुछ पिगमेंट होते हैं। बाइल वैसे भी आपके शरीर में वेस्ट मटेरियल ही है, तो उसका जितना भी सामान है वो आपकी पॉटी से बाहर निकलता है, आपके सूसू से बाहर निकलता है, इसलिए इनका कलर येलो होता है, क्योंकि बाइल पिगमेंट बाहर निकलते हैं। बाइल की जरूरत सिर्फ फैट डाइजेशन में है और किसी चीज में नहीं है। तो ये बात थोड़ा सा पीएच मेंटेन करने में भी है। तो ये बात आपको याद रखनी कि शरीर में जिन चीजों की जरूरत नहीं होती उन चीजों को काय को रखना यार। तो जब इस प्रोसेस से आप अपने वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या क्या वेस्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट को जब तोड़ते हैं तो उससे जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं वो वेस्ट होते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं, इसलिए हमें इन्हें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। सो रिमूवल ऑफ एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ये हो गई इसकी डेफिनेशन सारे लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। और एक स्पेशल सिस्टम से हम इसे निकालते हैं जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ये 2 किडनी फिल्टर करेंगी, यूरेटर से यूरिन आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में भरेगा और यूरेथ्रा से बाहर चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? नाउ अब आप इस जो है ध्यान से देखिएगा क्या बोल रही है मैम। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग में डिफरेंस देखिए। मैम हम जब से पैदा हुए ना तब से यही पढ़ते आ रहे हैं, डोंट वरी, ठीक है, पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लिविंग थिंग जो होता है वो उसके अंदर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होता है। भाई सेल होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है, समझ में आई बात। इनमें बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। नॉन लिविंग में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। भाई रिमोट में क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है।
लिविंग थिंग के पास सिंपल मॉलिक्यूल जो वो आपस में बाहर से लेता है उसको वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, CO2 से H2O मिला तो कार्बोहाइड्रेट बना। इसमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है, ये दोनों दो हो गए, ठीक है, ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती। लिविंग थिंग परफॉर्म करते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट, जबकि नॉन लिविंग में कोई भी जो है ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, समझ में आई बात? ओके। इनके में रिपेयर हम कर सकते हैं भाई, अगर टेबल टूट गया तो टेबल आप रिपेयर कर सकते हैं, पर ऐसे अंदर से कोई ग्रोथ इनके में नहीं होती, ठीक है। और इनके में सेल्फ रिपेयर का प्रॉपर्टी होता है, नॉन लिविंग में सेल्फ रिपेयर का प्रॉपर्टी नहीं होता, ठीक है। हर लिविंग थिंग में ये मैंने बताया रिस्पॉन्सिवनेस एंड कॉन्शियसनेस होता है, वो ब्यूटी के लिए कॉन्शियस होते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिव होते हैं। अगर उनको बोलेगा तेरी ऐसी की तैसी तो वो भी बोलेगा तेरी भी ऐसी की तैसी। नॉन लिविंग ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं शो करता, उनके में कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होता, ठीक है। लिविंग थिंग का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, पर नॉन लिविंग थिंग का क्या लाइफ स्पैन? कई कई टेबल 4000 साल पुराने हैं, इमारतें, राजा महाराजा मर गए, डायनेस्टी खत्म हो गई, पर आज भी राजमहल दिखते हैं। लिविंग बीइंग जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन ला सकते हैं, पर यहाँ पर नहीं कर सकते आप ऐसा कुछ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एडेप्टेशन का पावर होता है कि भैया अगर एनवायरनमेंट बदल रहा है तो वो अपने आप को इवॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो दे कैन इवॉल्व, समझ में आई बात? जैसे मान लो अगर मैं पूछूं कि चिंपैंजी से, बंदरों से इंसान आए, तो ये क्या हो रहा है बेटा? ये हो रहा है आपका इवोल्यूशन, एडाप्टेशन। बदलते हुए एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म जब अपने आप को ढालता है तो वो अपने शरीर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करता है। अब इसमें चेंजेस होगा क्या? 50 साल बाद भी रिमोट ही रहेगा ना। ये बात समझ में आई आपको? तो अडैप्टेशन का पावर जो है वो लिविंग थिंग में होता है। सो ये हुआ बच्चों द इंट्रोडक्शन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी मैं आपको, मैंने बता दिया कि कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि शिप्रा मैम कौन सा पहला लाइफ प्रोसेस डिस्कस करवाएंगी? ये डिस्कस करवाएंगी न्यूट्रिशन बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करवाऊंगी आपको न्यूट्रिशन और उसके टाइप। मिलती हूँ नेक्स्ट कक्षा में मेरे प्यारे बच्चों, तब तक अपना ध्यान रखा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।